जीसीसी लैब क्लास में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हम बनाना सीख सकें। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है यह गणित की बहुत ही प्रमुख शाखा है और यह चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते कि इसके बेसिक कंसेप्ट को हम अगर समझ जाते हैं और इसमें जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को भी है ना याद कर लेते हैं। याद करने के कुछ ट्रिक भी हैं, वो ट्रिक भी बताया जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से फार्मूले को हम याद कर लेते हैं और बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो यह चैप्टर का सवाल बहुत ही आसान तरीके से हम बनाना सीख सकते हैं। तो आज चलते हैं, है ना, त्रिकोणमिति क्या है इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो त्रिकोणोमेट्री शब्द है अंग्रेजी शब्द है और हिंदी शब्द त्रिकोणमिति है। हिंदी में देखिए त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब तीन हो गया, कोण का मतलब कोण हो गया, मिति मतलब हो गया माप। तीन कोणों की माप, है ना। तीन कोण कहाँ होते हैं हम सभी लोग जानते हैं। तीन कोण केवल त्रिभुज में होते हैं। जब त्रिभुज में होते हैं तो स्वाभाविक है कि इस चैप्टर का संबंध, है ना, त्रिभुज से है। और त्रिभुज में भी किस त्रिभुज से, तो खास करके समकोण त्रिभुज से इस चैप्टर का संबंध है। और अंग्रेजी शब्द पर अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए इसमें भी तीन मतलब जो है ये जो तीन शब्द हमने कहा कि त्रिकोण और मिति, इसमें भी देखिए, है ना, ट्राई है, गौण है और मेट्री है। तो ये जो शब्द बना हुआ अंग्रेजी का, ये ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ। अंग्रेजी के ग्रीक के तीन शब्द हैं, ग्रीक, है ना, यहाँ हम इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश, है ना, यहाँ पर हिंदी कर दीजिए। ये जो त्रिकोणमिति है ना शब्द है ग्रीक के तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ। ट्राई जिसका अंग्रेजी थ्री होता है, उसके बाद गोनिया जिसका अर्थ एंगल होता है, और मेट्रॉन इसका मतलब मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट। थ्री का मतलब हो गया तीन, एंगल का मतलब हो गया कोण, और मेजरमेंट का मतलब हो गया माप, है ना। तो देखिए त्रिकोणोमेट्री शब्द ग्रीक के तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन? ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन। ट्राई मतलब थ्री, मतलब तीन हो गया। गोनिया का मतलब एंगल, मतलब कोण हो गया। और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट यानी माप। तो और हिंदी में भी देख रहे हैं त्रिकोण और मिति, यानी त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। इस प्रकार से त्रिकोणोमेट्री शब्द, त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप अभी बतलाया गया कि तीन कोण कहाँ होते हैं। तीन कोण होते हैं, है ना, त्रिभुज में। इसलिए त्रिकोणमिति का संबंध त्रिभुज से है। और त्रिभुज में क्या होती है? त्रिभुज में भुजाएं होती है और त्रिभुज में कोण होते हैं। तो त्रिभुज में भुजाओं और कोण के बीच संबंध का अध्ययन हम इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिकोणोमेट्री का संबंध या डायरेक्ट संबंध जो है त्रिभुज से होता है। त्रिभुज से
होता है, और खासकर समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से। यानी समकोण त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको समझते हैं। समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज होते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज होते हैं, अधिकोण त्रिभुज होते हैं, समबाहु विषमबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार से 6-7 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज जो होता है, इस त्रिभुज का एक कोण जो होता है वह होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी जिस त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जब हम एक कोण की बात करते हैं 90 डिग्री का, तो बाकी कोण कितने डिग्री का होंगे ये भी समझ लीजिए। बाकी कोण जो होंगे, बाकी कोण होंगे, है ना, 90 डिग्री छोटे कोण। कैसे होंगे 90 डिग्री छोटे कोण? क्योंकि है ना, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो अकेले ये बी कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिला करके 90 होंगे, तब तो ये तीनों कोण मिला करके 180 होंगे। तो जब तीनों कोण मिला के 180 होंगे और तो ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिला के 90, तो अकेले एक कोण क्या हो जाएगा? 90 से छोटा हो जाएगा। और सी भी अकेले क्या हो जाएगा? 90 से छोटा हो जाएगा। और 90 से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। अगर न्यून कोण को हम थीटा मान लें, न्यून कोण को अगर थीटा मान लें, तो ये न्यून कोण की माप होती है 90 से छोटा और 0 से बड़ा, है ना। तो ये थीटा क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। यानी जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है। तो अब देखिए कि अगर इसको हम और स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे देखिए त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। आज इस त्रिभुज में हम B को 90 डिग्री माने हैं, तो A प्लस B का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस C बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। तो देखिए, तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए, आप जानते हैं कि मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो 2 और 3 का योगफल 5 है, तो 2 क्या होगा? 2 क्या हो जाएगा? 5 से छोटा हो जाएगा। और 3 क्या होगा? 5 से छोटा होगा। इसी प्रकार से कोण A और C मिलकर के 90 है, तो अकेले कोण A क्या होगा? 90 से छोटा हो जाएगा। और 90 से छोटा कोण को क्या कहेंगे हम? न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो ये कोण क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। उसी प्रकार से कोण C जो है 90 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना। तो जब 90 छोटा हो जाएगा तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और बाकी 2 कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। कभी भी किसी समकोण त्रिभुज में 2 समकोण नहीं हो सकते हैं।
या दो से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब दो से अधिक समकोण यानी तीनों कोण समकोण हो जाएगा 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं किसी त्रिभुज का है ना तीनों कोण 180 डिग्री का होता है। इस कारण से है ना मतलब दो से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं या दो समकोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए कल्पना करिए कि अगर दो समकोण किसी त्रिभुज, हम मान के चलो कि एक कोण को भी 90 मान लें, यदि एक कोण भी 90 हो जाए और बी कोण भी 90 हो जाए तो तब तीनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा, तब तीनों कोण का योगफल है ना, देखिए तो ये दोनों कोण a + b + c कितना हो जाएगा 100 और द्वितीय कोण मिलाकर के 180 हो गया। इसका मतलब होगा c = 0 डिग्री, c = 0 डिग्री हो गया। लेकिन किसी भी कोण में कोई भी कोण किसी भी त्रिभुज में कोई भी कोण 0 डिग्री नहीं हो सकता है। तो जब 0 डिग्री नहीं होगा तब c का भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो जब c का मान होगा तो इसमें जोड़ेंगे c को भी, तो 180 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इस वजह से किसी भी त्रिभुज में है ना केवल और केवल एक समकोण हो सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इस बात को हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है तथा शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, है ना। किसी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज की जो ये तीन भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं, है ना, लंब आधार कर्ण होते हैं। समकोण त्रिभुज की जो तीन भुजाएं होती है इनके नाम है ना लंब आधार कर्ण होते हैं। अब हम समझेंगे कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा आधार होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। और ये लंब आधार कर्ण से ही है ना बहुत सारे सूत्र निकलेंगे, है ना, और बहुत सारे सवाल उस पर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लंब आधार कर्ण को समझ लेते हैं कि कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी भुजा आधार होती है। तो चलिए लंब आधार कर्ण को समझने से पहले हम किसी त्रिभुज के है ना दो चीज को समझना चाहेंगे, संलग्न भुजा और संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए तीन कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती है। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं या 6 भाग होते हैं। एक त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कौन कौन, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ये जैसे इस त्रिभुज की हम बात करें, त्रिभुज ABC में है ना, तो भुजाएं हो गई कौन कौन, भुजाएं हो गई AB, भुजाएं हो गई BC और AC। कोण कौन कौन से हो गए, तो कोण हो गया A, कोण हो गया B और कोण हो गया C। यही 6 भाग होते हैं। किसी भी त्रिभुज में यही 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग संलग्न भुजा को समझते हैं। संलग्न भुजा क्या होती है। संलग्न का मतलब होता है जुड़ा होना,
कोई जो कोण बनता है, इस कोण को बनाने वाली भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं। जैसे कोण ए है, तो ए कोण जो है बना हुआ किन किन भुजा से मिलकर के बना हुआ है? तो ए बी से मिलकर के बना हुआ है और ए सी से मिलकर के बना हुआ है। तो ए बी और ए सी इस कोण का क्या हो गया? इस कोण का हो गया संलग्न भुजा। उसी प्रकार बी कोण का संलग्न भुजा कौन कौन हो गए? ए बी और बी सी से मिलकर के बी बना हुआ है, तो ए बी और बी सी क्या हो गया? इस कोण के संलग्न भुजा हो गए। इसी प्रकार से कोण सी के संलग्न भुजा कौन कौन हो गए? ए सी और बी सी हो गए। तो ये तो संलग्न भुजा समझ गए, है ना। अब हम लोग समझते हैं सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा। तो कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है? आप देखिए, प्रत्येक कोण के सामने एक भुजा होती है। जैसे ए के सामने की भुजा कौन सी भुजा है? कोण ए के सामने की भुजा है बी सी है। अब बी सी भुजा के सामने का कोण कौन अच्छा है? तो कोण ए हो गया। यानी जिस कोण के सामने की भुजा होती है, उसी भुजा के सामने वह कोण होता है। ठीक है। मान के चलिए दो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इसके सामने ये है, तो इसके भी तो सामने ये है। ठीक है। उसी तरह से कोण ए का सामने की भुजा BC है, तो BC के सामने का कोण कौन सा हो गया? कोण ए हो गया। इसी प्रकार कोण BC के सामने की भुजा अगर हम निकालना चाहे तो AC हो गया। AC के सामने की भुजा कौन हो गया? AC के सामने का कोण कौन हो गया? कोण B हो गया। इसी प्रकार से है ना, कोण C के सामने की भुजा AB, AB भुजा के सामने का कोण कौन हो गया? कोण C हो गया। जिस कोण के सामने की भुजा हम ले रहे हैं, उस भुजा के सामने का कोण है ना, वह कोण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक है ना कोण के सामने एक भुजा होती है, अब प्रत्येक भुजा के सामने एक कोण होता है। और यह भी समझ लीजिए, संलग्न भुजा कभी सम्मुख भुजा नहीं हो सकती है, और सम्मुख भुजा कभी संलग्न भुजा नहीं हो सकती। जैसे देखिए, हम मान के चलिए कि ए का संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा को हम लिखते हैं। कोण ए का है ना सम्मुख भुजा, एक है ना संलग्न भुजा। देखिए, कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा हो गया सामने भुजा। तो कोण ए का सम्मुख भुजा कौन हो गया? BC हो गया। कोण ए के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा कौन कौन हो गए? तो एक कोण बना हुआ है AB से एवं AC से। तो देखिए, ए का सम्मुख भुजा हो गया BC, ए का संलग्न भुजा गया AB और AC। तो देखिए तीनों अलग अलग है ना। तो ये मान कभी भी संलग्न भुजा सम्मुख भुजा नहीं हो सकती है, और कभी भी सम्मुख भुजा जो है संलग्न भुजा नहीं हो सकती है। तो इस तरह से प्रत्येक त्रिभुज में किसी कोण के सम्मुख भुजा को हम है ना बता सकते हैं, और किसी भी त्रिभुज में है ना किसी भुजा के सम्मुख कोण को हम बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण को समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, लंब आधार कर्ण का नामांकन करते हैं। तो लंब आधार कर्ण जो होते हैं, ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज में होते हैं, बाकी त्रिभुज में नहीं होते हैं। लंब आधार कर्ण के ही इर्द गिर्द जो है पूरा समकोण त्रिभुज है ना घूमता है। इस वजह से है ना, इस मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत खास करके हम लोग समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ही बहुत सारे सूत्र बनते हैं और उसी पर आधारित सवाल भी होता है। तो चलिए, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण का संकेत क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका संकेत होता है ना, इसका संकेत स्मॉल p होता है, स्मॉल p, कैपिटल नहीं। इसी तरह से आधार, आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसका संकेत होता है स्मॉल b होता है। कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, इसका संकेत स्मॉल h होता है। तीनों स्मॉल है, कैपिटल कोई नहीं है। तो देखिए, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, ABC है, यहाँ भी ABC है। तो देखिए,
इसमें लंब कौन मतलब जो है समकोण कौन सी कोण है, इसमें समकोण को अगर हम पहचानना चाहें तो देखिए समकोण को पहचान, इसमें अगर कोण का मान नहीं लिखा हुआ है तो भी हम लोग समकोण को पहचान सकते हैं कि कौन सा कोण इसमें समकोण बन रहा है। किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो इसमें कोण ए है, कोण सी है, कोण बी है ना, तो इसमें कौन सा कोण समकोण है। समकोण को पहचानने का तरीका है कि जहां भुजा एक दूसरे पे लंब होगी, लंब का मतलब हुआ बिल्कुल समकोण पे काटना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये क्षैतिज रेखा है और ये उदर्ग रेखा है, तो क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा एक दूसरे पर बिल्कुल खड़ी है, तो जब खड़ी रहेगी एक दूसरे पर बिल्कुल, तो उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है, यानी एक दूसरे को वो है ना 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक दूसरे जब दो भुजाएं एक दूसरे पर बिल्कुल खड़ी हो यानी लंबवत हो तो उनके बीच 90 डिग्री कोण बनता है, और 90 डिग्री का जहाँ कोण बनता है उस कोण को हम लोग इसे वर्ग के द्वारा ऐसे दिखाते हैं, वर्ग के द्वारा ऐसे दिखाते हैं। अगर ये चिन्ह बना हुआ है तो समझ जाना है कि ये 90 डिग्री है। बाकी कोण जो होते हैं, जैसे ये कोण ऐसे हम दिखाते हैं है ना, ये चाप से दिखाते हैं समझिए एक प्रकार से, और ये जो बनता है ये वर्ग ऐसे बनता है। वर्ग जहाँ बना हुआ है जिस कोण है ना त्रिभुज में कोण के रूप में वर्ग बना हुआ है तो समझ जाइएगा कि वहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम समझ जाएंगे 90 डिग्री का कोण कौन सा हुआ, ये कोण हुआ। लेकिन ये कोण जो है 90 डिग्री का नहीं हुआ, ये कोण 90 डिग्री का नहीं हुआ। इससे पहले ही बताया गया है कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी जो 2 कोण होते हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं कि कोण B क्या है, समकोण है। तो ये कोण कौन सा हो गया, ये कोण हो गया न्यून कोण, ये कोण हो गया न्यून कोण। ये कौन सा कोण हो गया, ये कोण हो गया न्यून कोण, ये न्यून कोण हो गया। यानी 2 न्यून कोण होंगे और एक समकोण हो गया। अब हम लोग लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण का नामांकन करते हैं कि कौन सी भुजा लंब, कौन सी भुजा आधार, कौन सी भुजा कर्ण हो सकती है। तो देखिए इसमें हेडलाइन दे देते हैं, लंब आधार और कर्ण का निर्धारण, लंब आधार कर्ण का निर्धारण। तो लंब आधार कर्ण होते हैं कि कहाँ, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है लंब आधार कर्ण। तो देखिए इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 पद हैं, है ना। तो एक भुजा होगी लंब, एक भुजा कर्ण, एक भुजा आधार। तो कौन सी भुजा होगी लंब और कौन सी भुजा आधार, कौन सी भुजा कर्ण होगी। तो देखिए कर्ण जो है ना, कर्ण जो होता है वह होता है समकोण के सामने एक भुजा। अभी बताया गया प्रत्येक कोण के सामने एक भुजा होती है। तो देखिए समकोण कौन सा कोण बन रहा है, ये B कोण बन रहा है समकोण। तो B के सम्मुख भुजा कौन है, तो B के सम्मुख भुजा हो गए है ना AC। तो समकोण के सामने एक भुजा होती है ना कर्ण। और कर्ण जो होती है मतलब समकोण त्रिभुज में यह सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए, तो कहने का मतलब है कि कर्ण को पहचानने का 2 तरीका हमें मिल गया है ना। पहला तरीका हो गया समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उस कोण के सामने एक भुजा ले लीजिए, या सबसे बड़ी भुजा को खोजिए कौन सी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा जो है वही हो जाएगा कर्ण, या समकोण के सामने एक भुजा हो जाएगा कर्ण। देखिए इसमें ये भुजा कर्ण हो गया, कर्ण को संकेत में H लिखते हैं, ये हो गया कर्ण, इसको H लिखते हैं। अब बाकी जो 2 भुजाएं बच जाती है, इसमें एक भुजा लंब होगी, एक भुजा आधार होगी। अगर AB भुजा लंब होगी तो BC आधार हो जाएगा, BC अगर लंब हो जाता है तो AB आधार हो जाएगा। यानी लंब और आधार ये निश्चित नहीं होते हैं, ये बदलते रहता है। लेकिन कर्ण जो होता है यह निश्चित होता है ना, फिक्स्ड होता है, ये नहीं बदलता है। तो कौन है ना, अगर इसको हम लंब मान लेते हैं, ये इसको लंब मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार है ना। अगर इस त्रिभुज में मान के चलिए इसको लंब मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आधार है ना, आधार हो गया। अब तो लगता है कंफ्यूजन हो गया कि लंब, इसमें ये लंब है, इसमें आधार है,
इसमें ये लंब है, ये आधार है ना। तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। देखिए लंब आधार का जो निर्धारण होते हैं यह न्यूनकोण के आधार पर होता है। लंब आधार किसका होता है? न्यूनकोण का होता है, न्यूनकोण का होता है। तो देखिए इसमें दो न्यूनकोण है समकोण त्रिभुज में, है ना। कोण ए है, कोण सी है। तो देखिए न्यूनकोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, न्यूनकोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जिस तरह से समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, उसी प्रकार से न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये लंब देखिए किस न्यूनकोण के सामने की भुजा है? ये जो भुजा है किस कोण न्यूनकोण के सामने की भुजा है? सी के सामने की भुजा। अगर सी को हम थीटा मान लें तो इसके लिए, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब। ये कर्ण है। तो देखिए दो भुजा का नामांकन कर दिए हम, ये कर्ण है, ये है, ये इसके सामने भुजा लंब हो गई। तो बाकी जो भुजा तीसरी बच रही है बीसी भुजा, ये क्या हो गया? ये आधार हो गया, है ना। इसी तरह से इस त्रिभुज में देखिए ABC में देखिए ये तो कर्ण रहेगा ही, क्योंकि सामने की भुजा ये फिक्स रहेगा। अब देखिए ये लंब जो है किस न्यूनकोण के सामने की भुजा है? BC किसके सामने की भुजा है? BC के सामने का कोण देखिए, कोण ए है, इसको अगर थीटा मान लें तो इसके लिए इस एक कोण के लिए ये हो गया BC क्या हो गया? लंब हो गया। AC कर्ण हो गया। तो तीसरी भुजा जो बच रही है क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार निकालने का भी दो तरीका है। एक तो हम, है ना, लंब आधार, लंब कर्ण को छांटने के बाद जो तीसरी भुजा बचेगी वही आधार हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? न्यूनकोण के संलग्न भुजा को, है ना, आधार कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए ए के लिए हम, है ना, इसमें सी के लिए आधार निकालना चाहते हैं। तो सी के लिए, तो सी का संलग्न भुजा कौन कौन है? अभी बतलाया गया संलग्न भुजा किसी भी कोण के दो होते हैं। तो सी का के संलग्न भुजा हो गए AC और BC। तो देखिए तो AC तो कर्ण है, ये तो कभी भी कर्ण आधार नहीं हो सकता है, आधार कभी कर्ण नहीं हो सकता, ये निश्चित है। तो AC इस कोण का संलग्न भुजा हो गए AC और BC। तो AC तो पहले से कर्ण है, इस कारण से, है ना, दूसरी जो संलग्न भुजा है BC यही आधार हो जाएगा, है ना। इसी तरह से देखिए इस A के लिए जो देखिए A का संलग्न भुजा कौन कौन है? AB है और AC है। तो AC तो पहले से कर्ण है, तो A का संलग्न भुजा कौन है? बच गया, कौन सा संलग्न भुजा बच गया? AB बच गया। तो AB क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब आधार कर्ण, है ना, को हम लिख सकते हैं कि समकोण के सामने एक भुजा लंब, न्यूनकोण के सामने एक भुजा, सॉरी, समकोण के सामने एक भुजा कर्ण हो गई, है ना, और न्यूनकोण के सामने एक भुजा लंब हो जाएगी, और न्यूनकोण के संलग्न भुजा आधार हो गया। इस तरह से इसकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले कर्ण के बारे में लिखिए। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण जहां बनता है, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। सम्मुख भुजा कर्ण कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब सम्मुख भुजा अथवा कर दीजिए सबसे बड़ी भुजा। अगर मान के चलिए सम्मुख भुजा के आधार पर हम कर्ण का निर्धारण कर सकते हैं, या सबसे बड़ी भुजा होगी वह भी कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा अथवा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण पहचानने के दो तरीके हो गए, समकोण के सामने एक भुजा या सबसे बड़ी भुजा। इसी प्रकार से लंब को देखिए, है ना, लंब और आधार किसके लिए होता है? न्यूनकोण के लिए होता है। तो न्यूनकोण के लिए होता है, तो इसमें देखिए लिखिएगा समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सम्मुख भुजा को, न्यूनकोण के सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। आधार, आधार क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं,
यानी कर्ण और लंब का निर्धारण करने के बाद तीसरी भुजा जो बचती है वह आधार कहलाएगी, या न्यून कोण के मान के चलिए संलग्न भुजा को। तो समकोण त्रिभुज में है ना न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के निर्धारण के अतिरिक्त जो तीसरी भुजा शेष बचती है वह क्या होता है, आधार होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाया, तो देखिए समकोण इसमें क्या है, समकोण कौन सा कोण है, समकोण है, क्यू कोण समकोण है। तो इसके सामने की जो भुजा होगी या सबसे बड़ी जो भुजा है पी आर, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और न्यून कोण पी के लिए लंब कौन हुआ, आधार कौन हुआ। उसी प्रकार से न्यून कोण आर के लिए आधार और लंब निकालेंगे। तो देखिए समकोण, इसमें देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री, इसीलिए कर्ण बराबर हो गया क्यू के सामने एक भुजा पी आर हो गया कर्ण। तो ये कर्ण तो फिक्स है, लेकिन लंब आधार क्या हो जाएगा, न्यून कोण के आधार पे होगा। तो अब देखिए न्यून कोण पी के लिए, न्यून कोण पी के लिए अगर हम लंब लिखना चाहें तो कुछ भी नहीं करना है, पी के सामने एक भुजा ले लीजिए। तो पी के सामने एक भुजा, पी का संलग्न भुजा पी क्यू और पी आर, ये तो सामने एक भुजा नहीं हो सकती, सम्मुख भुजा नहीं हो सकती है। तो पी के सामने एक भुजा यानी सम्मुख भुजा क्या हो गया, क्यू आर हो गया। तो क्या क्यू आर क्या हो गया, लंब हो गया। आधार, आधार क्या हो जाएगा, तो जिस कोण का हम ले रहे हैं, जिस कोण का हम ले रहे हैं आधार, उस कोण का संलग्न भुजा देखिए। तो पी का संलग्न भुजा, तो पी का संलग्न भुजा पी क्यू है या पी आर है। तो पी आर तो हो नहीं सकता है आधार, क्योंकि पी आर पहले से कर्ण है, ये बदलेगा नहीं क्योंकि कर्ण फिक्स होता है। तो आधार क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा आधार। या ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए ये कर्ण हो गया, ये क्यू आर लंब हो गया, तो तीसरी भुजा क्या बच रही है, पी आर पी क्यू बच रही है। तो पी क्यू क्या हो, ये तो सॉरी इसमें पी क्यू हो जाएगा, है ना। तो ये पी क्यू हो जाएगा, लिखने मिस हो गया था। तो देखिए ये पी क्यू हो जाएगा आधार। इसी तरह से समकोण सॉरी न्यून कोण आर के लिए हम आर के लिए लिखना चाहें तो लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा आर के लिए लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार हो जाएगा आर का संलग्न भुजा क्यू आर। और दोनों है ना, दोनों न्यून के लिए कर्ण पी आर ए रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। इस प्रकार से लंब आधार कर्ण को हम लोग है ना लिख सकते हैं। चलिए एक त्रिभुज और बनाते हैं और क्लियर कर लेते हैं लंब आधार कर्ण को, क्योंकि लंब आधार कर्ण जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक न तो हम फॉर्मूला को है ना याद रख सकते हैं और न हम सवाल बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को ये लंब आधार कर्ण, खास करके लंब आधार के निर्धारण में कन्फ्यूजन होता है। कर्ण तो पहचान लेता है सबसे बड़ी भुजा, लेकिन वो तो फिक्स होता है। लंब आधार तो न्यून कोण विशेष के आधार पर बदल जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं हम ए बी और सी। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए समकोण कौन सा है, जहाँ पर लंबवत भुजाएं हैं उनके बीच 90 डिग्री कोण बनता है।
इसमें सी जो कोण है 90 डिग्री है, तो इसमें कोण सी हो गया 90 डिग्री, इसलिए इसका कर्ण क्या हो जाएगा, तो सी के सामने एक भुजा, तो सी के सामने एक भुजा या वैसे कहिए सबसे बड़ी भुजा, तो ये हो जाएगा कर्ण, इसको एच लिखते हैं। तो कर्ण तो फिक्स हो गया है ना, तो कर्ण बराबर हो गया ए बी। अब इसमें देखिए दो न्यून कोण है ना, कोण न्यून कोण ए है और न्यून कोण बी है। अगर हम न्यून कोण ए के लिए लंब लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो जिस न्यून कोण का लंब निकालना उसके सम्मुख भुजा ले लीजिए। तो ए का सम्मुख भुजा क्या हो गया, बीसी, तो बीसी हो गया लंब। आधार है ना, तो आधार हो गया संलग्न भुजा, ए का संलग्न भुजा, तो संलग्न भुजा ए बी है, ए सी है, तो ए बी तो चूंकि कर्ण है तो ए सी हो गया इसका आधार। अगर हम न्यून कोण बी के लिए लंब लिखना चाहें तो बी के सामने एक भुजा ले लीजिए लंब, ए सी हो जाएगा लंब। आधार हो जाएगा बी का संलग्न भुजा, तो बी का संलग्न भुजा बी सी हो जाएगा। वैसे संलग्न भुजा ए बी भी है, तो ए बी तो चूंकि कर्ण है तो बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरह से लंब आधार कर्ण को पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब लंब आधार कर्ण हम लोग समझ गए तो लंब आधार कर्ण के बीच संबंध होता है ना, लंब आधार कर्ण के बीच संबंध होता है। क्या संबंध होता है इसको जानते हैं। अब देखिए, अगर इस तीनों भुजाओं में लंब आधार कर्ण में है ना दो भुजा अगर मालूम रहेगा तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसके लिए एक संबंध है, चलिए इसको समझते हैं क्या संबंध होता है। तो एक लाइन में इसको याद रखिएगा, है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण है ना नहीं बदलता, कर्ण स्थिर रहता है या फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है, लेकिन है ना लंब और आधार न्यून कोण विशेष के अनुसार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों न्यून कोण की किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, दोनों न्यून कोण के लिए कर्ण फिक्स रहेगा, नहीं बदलेगा, लेकिन लंब आधार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग लंब आधार कर्ण के बीच संबंध देखते हैं, कौन सा संबंध होता है। चलिए, लंब आधार और कर्ण में संबंध, ये संबंध दिया गया था महान गणितज्ञ पाइथागोरस के द्वारा। उन्होंने बतलाया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर है ना होता है। जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए सी है, तो ए सी का जो वर्ग होगा अन्य भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो ए सी क्या है, ए सी कर्ण है, ए बी तत्काल इसको अगर हम लंब मान लें तो लंब का स्क्वायर, और बी सी क्या, इसको अगर हम आधार मान लें तो आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये संबंध हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये हमारा संबंध होता है, ये संबंध होता है। इस संबंध से देखिए तीन सूत्र निकलेंगे। अगर एक तरफ मान के स्क्वायर इसको अगर हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर के हटाने पर दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर
लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर लंब निकालना चाहे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार निकालना चाहे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको अगर संकेत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब b बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से संकेत के रूप में सूत्र लिखिए या शब्द में लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लंब आधार कर्ण में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 2 3 पद हैं, इन 3 पद में कोई भी 2 पद है तो तीसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको एक है ना उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC। इसमें ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। AB का आर्क ज्ञात करने के लिए देखिए क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर ABC में B कोण जो है 90 डिग्री है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 8। AC बराबर हमको ज्ञात करना है। तो AC क्या है देखिए, AC कर्ण है, AB क्या है लंब है, BC क्या है आधार है। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर है ना। तो इसलिए लिख सकते हैं AC बराबर लंब, इसमें तत्काल इसको लंब मान लें, AB को लंब मान लें तो BC आधार होगा। अगर BC लंब होगा तो AB आधार हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 + 16 बराबर हो जाएगा 25 बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 भुजाएं मालूम थी तो तीसरी भुजा हम याद कर लिए। लंब आधार कर्ण के संबंध पर ये सूत्र मतलब संबंध पर ये सवाल आधारित था। तो इसमें भी है ना कोई भी 2 भुजा मालूम रहने पर तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती है। भुजाओं में जो है ना भुजाओं के जो अनुपात होते हैं, इन अनुपात का इस न्यून कोण के सापेक्ष क्या संबंध होता है, वही संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। हाँ, इसके बारे में हम लोग विस्तार से दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। हाँ, तब तक के लिए हाँ क्लास को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।